So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिजनेस यूनिट की। सिर्फ बिजनेस यूनिट ही नहीं, बिजनेस यूनिट के अलावा हम किस तरीके से भाई एक नई बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश करोगे, आप उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम प्रमोशन और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस यूनिट। देखो, बिजनेस यूनिट समझने से पहले मैं ऊपर ऊपर से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज और स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि भाई बिजनेस यूनिट है क्या। हाइप बना रखा है, कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिजनेस बड़े बड़े होते हैं जब, है ना। छोटे बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा, जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेस जिनकी ऑपरेशंस जो है वो फैली हुई हैं इन मे बी डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट कंट्रीज में भी, तो इतने जब बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं तो वहां पर अगर बिजनेस में एक ही डिपार्टमेंट ऐसा होता है या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वही सब कुछ हैंडल कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में 10 चीजें हैंडल करने की होती हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब अगर एक ही डिपार्टमेंट होता है एक तरीके का जो कुछ सब कुछ हैंडल कर रहा होता है, जो रिक्रूटर्स को भी कर रहा होता है हैंडल कि किनको रिक्रूट करना है, जो सेल्स को भी हैंडल कर रहा होता है, जो एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशन को भी हैंडल कर रहा होता है, जो ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस मार्केटिंग अकाउंटिंग सब कुछ वही हैंडल कर रहा होता, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी वही हैंडल कर रहा होता, तो क्या चीजें सही होती और क्या चीजें ढंग से चल पाती, बेस्ट हो जाती। पॉसिबल ही नहीं है कि भाई एक ही और डिपार्टमेंट वो कर पाए या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऐसी टीम है जो ये काम कर रही है। इसीलिए हर इसीलिए हम डिपार्टमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटलिज्म होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और उन डिपार्टमेंट में, उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो फिर अपनी तरीके से उस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस के लिए काम करेगा और उसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होंगे, सेल्स के अपने गोल्स होंगे, जो कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर पिक्चर में अलाइंड होंगे विद द ओवरऑल गोल ऑफ बिजनेस। तो यही जो ये यूनिट्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इन्हीं को हम बिजनेस यूनिट कहते हैं। सो मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर नथिंग बट बिजनेस यूनिट्स। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि भाई बिजनेस यूनिट आखिर होता क्या है। सो बेसिकली इसको हम, बिजनेस यूनिट को हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी कई जगह कहते हैं, तो आपको उस नाम से भी दिख सकती है। सो बेसिकली ये एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, और आपको ये बात याद रखनी है कि भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो होती है बिजनेस यूनिट, बट इसको मैनेज जो किया जाता है वो इंडिपेंडेंटली किया जाता है। याद रखना, कैसे किया जाता है, इंडिपेंडेंटली किया जाता है। और उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की, यानी कि उस रिस्पेक्टिव चेन की या यूनिट का हो, जो जो अभी मैं बोल रहा था कि पार्ट होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जाता है, उसकी अपनी मिशन होते हैं, अपने विजन होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट it is aligned with the overall goal of management or organization. So I hope you got an idea. So वही लिखा है कि भाई business unit is a part of an organization that represents a specific line of business and is part of firm's value chain of activities, जिसमें marketing, operations, finance, accounting, sales, HR एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिसीजंस आते हैं। तो ये एक पार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस को शो करती है कि भाई ऑपरेशन में एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस है जहां पर डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल किया जा रहा होगा, वर्किंग कैपिटल को हैंडल किया जा रहा होगा। मार्केटिंग एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस है जहां पर मार्केटिंग या प्रमोशन रिलेटेड इश्यूज, एडवर्टीजमेंट्स किस तरीके से स्प्रेड करना है, दी एडवर्टीजमेंट्स, और किस तरीके से हमें ब्रांडिंग फैलानी है, ब्रांडिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, वो सब मार्केटिंग डील करेगी। सो बेसिकली वैलिका इट्स अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस एंड इज पार्ट ऑफ फर्म्स वैल्यू चेन ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें ये चीजें इंक्लूड है। सो हम कह सकते हैं इट्स बेसिकली इट इज अ सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसेट है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिन जो अपनी तरफ से अपनी तरीके से हैंडल करते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं, अपनी मिशन और अपने विजन होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अलाइंड होते हैं टू द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटजी,
Every business unit plays a role in the company's plans as a whole. वही मैंने कहा, each line of business, whether it is human resource, accounting, finance, operation, anything, or any department or any line of business, it must align with and contribute value to the primary corporate strategy. So whatever the primary corporate strategy is, the main corporate strategy is all these business lines are somehow aligned with that. They are somehow aligned with primary corporate strategy. That is what I try to mean here. So we can say कि भाई business unit का एक डिस्क्रीट मार्केटिंग प्लान होता है, कंपटीशन का एनालिसिस अपनी तरीके से होता है, मार्केटिंग कैंपेन अपनी तरीके के होते हैं, इवन दो दे मे बी अ पार्ट ऑफ लार्जर बिजनेस एंटिटी. आई होप यू गॉट एन आइडिया. नाउ लेट्स सी कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं बिजनेस यूनिट के. बिजनेस यूनिट का आइडिया आपको लग गया कि भाई बिजनेस यूनिट क्या है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि भाई क्या एडवांटेजेस है बिजनेस यूनिट के. तो पहला है, इट मेक्स वर्क मोर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज. डेफिनेटली डिफरेंट डिपार्टमेंटलिज्म से ये तो हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छी तरीके से डेलीगेट हो गई हैं, बढ़ गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, सिस्टमैटिक वर्क होगा, ऑर्गेनाइज्ड काम होगा. सो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द फर्स्ट एडवांटेज. दूसरा कि भाई इट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन एंड अटेनिंग फोकस. लेट अस सपोज और लेट अस अज्यूम कि ऐसा ना हुआ होता कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना होते और एक ही ऐसी चीज होती ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही ऐसा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बनाया होता जो सारी चीजों को हैंडल कर रहा होता, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, सब कुछ एक ही अगर अथॉरिटी कर रही होती तो क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन एक चीज पर कभी लग पाता. लेकिन जब हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इसको बांट दिया, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में इसको बांट दिया, तो हम एक चीज पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी कैन फोकस in a good way also. So for attaining the focus, it helps in concentration, we can say. तीसरा, it reduces the responsibility. Definitely responsibilities बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई. फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस के लिए काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग के लिए काम करेगा. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भार है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस यूनिट्स, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में भी अच्छी देखने को मिलती है. डिसीजन मेकिंग में काफी बेटरमेंट देखने को मिलता है. सो इट एनेबल्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आल्सो एंड इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड. डेफिनेटली इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई वो कौन कौन से स्टेप्स है जो लेने पड़ते हैं व्हेन यू गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट. और आई वुड से कि जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, एक न्यू बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डाइव इनटू द स्टेप्स that one needs to follow while setting up a new business unit. The first thing is कि the very first thing is कि भाई idea आना चाहिए, the intellectual idea or the generation of idea. So the very first state from where the business start is आपके दिमाग में कुछ आया, then you start working on it. That's the first state, the state of idea generation. Thought then you start working on it. Something comes to your mind and then you start working on it. That is what intellectual idea. And then the art of doing it. Entrepreneurs, they need to have keen eye. Why I'm using this word entrepreneurs is जो कोई नया business start करता है तो as an entrepreneur करता है. You are entering into the business as an entrepreneur. So entrepreneurs need to have keen eye for detail, कि वो डिटेल्स पर ध्यान दे सकें. ओनली देन दे विल बी एबल टू जनरेट आइडियाज टू किक स्टार्ट देयर बिजनेस. दे हैव टू यूज ब्रेनस्टॉर्म करना होगा so that they'll get new ideas. Recent trends से अपने आप को वाकिफ रखना होगा. Only then you'll able to get new ideas to kick start your business. So the very first step is that the idea generation, the intellectual idea. From where the business starts from idea generation. As simple as that. Once the idea is generated, the second step is you need to decide something. What's going to be your nature of business? The entrepreneur should have a clear idea about the type of business he wants to start. According to the idea, उसको ये समझना होगा कि उसके business का nature क्या होगा. What type of business it is? Who is going to be his target audience? Target audience कौन होंगी जिनको we are going to target? Because obviously we can't target everyone. Because eventually if we try to focus on everyone, हम किसी पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे ढंग से फिर. सो वी हैव टू टारगेट सम स्पेसिफिक ऑडियंस ओनली. वी कांट जस्ट फोकस ऑन 130 और 40 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो भी लोग हैं उनको हम टारगेट करें एज एन ऑडियंस. डेफिनेटली सब बाय नहीं करेंगे आपका प्रोडक्ट. सो व्हाट ही इज गोइंग टू ऑफर, क्या ऑफर कर रहा है वो लोगों को, किस सेक्टर से उसका प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है, प्रॉफिटेबल है बिजनेस, रिस्की है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, बिजनेस का चल पाना कितने परसेंटेज से चल सकता है, ऐसा अंदाजा लगाना.
So many things that he must be aware about while starting the business. So nature of business, in the second step it's very important कि उसको ये चीज आ जाए कि भाई उसके business का nature क्या है, because then only he is going to start a business in a better manner. So once he got a clear idea about what the nature of business is, the third step is selecting a place for business or operations, कि किस जगह पर आपको ये operations अपने business के करने हैं, कहाँ पर आपके सारे, कहाँ पर कौन सी वो जगह होगी जहां पर आपकी सारी रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं अरेंज किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी उसकी. सो एंटरप्रेन्योर मस्ट पिक अप अ लोकेशन ऑल्सो विच इज क्लोजर टू ऑल द रिसोर्सेज. और ऐसी लोकेशन चूज करनी है जहां जो अदर रिसोर्सेज जो आपकी बिजनेस के लिए जरूरी है उनके पास हो, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वेदर इट इज पावर सप्लाई और एनी मटेरियल दैट बिजनेस में रिक्वायर. Workforce, workers की availability, that's also one of the important factor here. Transport is one such factor which is also important. So you need to select a place for business or operation. Now once you have selected that, the fourth step is you need to choose the form of ownership form, कि भाई आप अपनी कंपनी के लिए क्या आप एज ए सोल प्रोप्राइटर इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, जो हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, क्या इसमें आप शेयर्स चाहते हो पब्लिक के, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना चाहते हो, क्या पार्टनरशिप में आप स्टार्ट कर रहे हो. सो ओनली यू नीड टू डिसाइड दिस. सो यू नीड टू चूज द फॉर्म ऑफ ओनरशिप वंस यू हैव सेलेक्टेड अ प्लेस. द फिफ्थ इज you need to determine the financial requirements. बिना पैसे के, बिना कैपिटल के, बिना फंड और रिसोर्सेस के बिजनेस का चलना इट्स इम्पॉसिबल. मतलब ज्यादातर बिजनेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल फंड्स और रिसोर्सेज, इवन फॉर द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी भी. सो विदाउट एडिक्वेट फाइनेंशियल फंड्स और रिसोर्सेज ये बहुत मुश्किल हो पाता है कि बिजनेस को हम सस्टेन कर पाए लंबे समय के लिए. सो ये इंश्योर करना कि एडिक्वेट फंड्स है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है. और इसके लिए फाइनेंशियल नीड्स को एस्टिमेट लगाना कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप बिजनेस यूनिट में आने के बाद अगर ये काम करोगे, सो it's not going to work it. You have to, you have to estimate, you have to determine your financial needs before starting a new business unit only. So you need to check your working capital requirements, you need to check what are the funds that you need, so a lot of things that you need to check. So as it is really important for survival of the business, the fifth step is determining the financial requirement. I hope you got an idea. Now the sixth step is selecting an appropriate plant layout. And a lot of students are confused कि भाई ये plant layout क्या होता है. तो plant layout कुछ भी नहीं है. It is the arrangement of machines, work areas and surface area within a factory. कि भाई जहां पर लोग काम करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को किस तरीके से आपने अरेंज किया है इन दी स्पेसिफिक लोकेशन, या किस तरीके से जिन मशीन्स पर काम होना है उनको किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किया है आपने. सो वो प्लांट लेआउट में हम देखते हैं कि जो सर्विस एरिया है जहां पर काम होगा, जहां पर वर्कर्स काम करेंगे, वो किस तरीके से सीक्वेंस में है, क्या तरीका है उसको रखने का विद इन अ फैक्ट्री, विद इन अ लोकेशन. सो दैट इज व्हाट प्लांट लेआउट इज. That's what I've told you, the arrangement of machines, or we can say the work areas or the service area within a factory, वो आपको प्लांट लेआउट से पता चलता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन, यू हैव टू ऑप्ट फॉर कि आप प्रोडक्ट लेआउट चुनते हो या प्रोसेस लेआउट चुनते हो विच इज वंस अगेन कुछ भी नहीं है. प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट ये टाइप्स ऑफ लेआउट, प्लांट लेआउट है. तो आप क्या चुन रहे हो? प्रोडक्ट लेआउट का मतलब है कि जो मशीन्स हैं, जो वर्क एरियाज है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, कहीं ना कहीं एक सीधी कतार में होगा, ताकि आसानी से चीजें हो सके. और जब बात करते हैं प्रोसेस लेआउट की, तो इसमें सिमिलर तरीके के वर्क एरियाज या सर्विस एरिया या मशीन्स को एक तरफ रखा जाता है और बाकी सिमिलर तरीके के एक तरफ रखे जाते हैं. सो ये प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट में एक बेसिक डिस्टिंक्शन है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट लेआउट, ऑल द मशीन्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस as required to produce a specific product. Why it is known as line layout? Because machines are, why it is known as product layout or a line layout? Because machines are arranged in a straight line. And when we talk about process layout, all machines performing similar type of operations, they are grouped at one location. And similarly, another machines performing similar type of operations, they are grouped at another location. So that's how process layout works. Now once you have selected an appropriate
प्लांट लेआउट। द सेवेंथ स्टेप इज यू नीड टू डिटरमाइन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि आपको वर्कर्स को किस तरीके से रिक्रूट करना है, किस तरीके के स्पेशलिटी के लोग आपको, स्किल सेट्स के लोग आपको चाहिए, उस हिसाब से आप रिक्रूटमेंट करोगे। वंस यू हैव रिक्रूटेड, यू नीड टू कीप एन आई ऑन लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, की सारी चीजें लीगली हो, प्रोसीजर्स के हिसाब से हो, एंड देन यू गुड टू गो, यू कैन स्टार्ट एंड लॉन्च योर बिजनेस। सो ये एक स्टेप है। आई होप ये 9 स्टेप्स आपको क्लियर है कि किस तरीके से आपको नई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करनी है।